हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार ईएसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो एंड तक देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। बिहार एसआई प्री के लिए टारगेट कोर्स चल रहा है हमारे एप्लीकेशंस पे, जहाँ पे आपको पूरे एक महीने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 149 पे करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं जस्ट 49 पे करके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन से जो शासक थे किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे अगर हम मैच करना देखें तो हर्यक वंश जो थे वो हर्यक वंश के जो शासक थे वो बिंबिसार कह सकते हैं। शिशुनाग वंश से संबंधित यहाँ पे कालाशोक होंगे। मौर्य वंश से यहाँ पे कह सकते हैं बिंदुसार थे। ठीक है, यानी ए का 1 2 का 2, ए का 1 2 का 2 यहाँ पे मिल रहा है, और सी का 4 के साथ, क्योंकि नंद वंश के संस्थापक के रूप में महापद्म नंद को जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि तारांकित प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही है। तारांकित प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही है, अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर गेस कीजिए। तो एक होता है तारांकित प्रश्न और एक होता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न हम ये कहते हैं कि उस ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। ये तो पॉइंट्स बिल्कुल सही है, और इनका उत्तर उन्हें मौखिक रूप से ही देना होता है, तो ये पॉइंट्स भी सही है। ठीक है, लिखित अगर हम बात करें तो लिखित अतारांकित प्रश्न के लिए होगा तो 2 और 3 फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ बिल्कुल सही होगा। डाउन सिंड्रोम के लिए असत्य कथन कौन सा है। डाउन सिंड्रोम मैंने अच्छे तरीके से नोट्स आपको दिया था। डाउन सिंड्रोम हो या फिर कह सकते हैं टर्नर सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के में क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डाउन सिंड्रोम जो नाम दिया गया था जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर रखा था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, खोज किया था, और इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और नाम होता है, ये कह सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि 21 अप्रैल को नहीं 21 मार्च को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 21 मार्च आपका करेक्ट होगा। चलिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं और बताना आपको कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति के संबंध में तो पहला पॉइंट्स क्या रहा है। फर्स्ट पॉइंट है कि वे मिट्टी के ईंटों से बने मकानों में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। और वे घोड़े को पालते थे, ये पॉइंट्स गलत है। घोड़े को उन्होंने पालना नहीं किया था, जैसे गाय कह सकते हैं, बकरी कह सकते हैं, ये सभी चीज़ें थी, लेकिन घोड़े उसमें नहीं थे। वे कपास की खेती से परिचित थे, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थित कृषि के सर्वाधिक पूर्ववर्ती प्रमाण प्राप्त हुए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे था, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो कि बलूचिस्तान कह सकते हैं। और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले जीवन जो कि स्थायी जीवन के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस विद्वान या फिर विद्वानों का संबंध गुप्त काल से था। बताइए कि निम्नलिखित में से जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनमें से किनका संबंध गुप्त काल से था। तो गुप्त काल से संबंधित थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही होगा। जबकि यहाँ पे सुश्रुत की बात करें तो ये गुप्त काल से पहले ही के थे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। देखिए, एक तरह से हम देखें तो ये कुछ इस तरह से घुमा करके होगा कि राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है, डायरेक्ट नहीं हटा सकते। उनका कंडीशन ये होता है कि जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पारित ना हो,
तब तक नहीं हटा सकते। उन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। तो डायरेक्ट ये अधिकार उनको नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए कि संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है और जो कि अनुच्छेद 352 में कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा। 352 राष्ट्रीय आपात जो आपने देखा होगा। तो राष्ट्रीय आपात लागू करने की जो सिफारिश जब तक लिखित रूप से मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को नहीं देती है तब तक नहीं, यानी मंत्रिमंडल जो शब्द है वही यहीं पर प्रयोग किया गया 352 में। ठीक है ना। HTTP का विस्तारित रूप क्या होता है? HTTP, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका वेग एक समान हो जाता है। ठीक है, एक समान हो जाता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग कौन से हैं? मूल रंग की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा प्राथमिक रंग भी जिसको कहते हैं लाल, हरा और नीला, ऑप्शन बी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में। आर्द्रता के रूप में ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949। ठीक है, ए को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किस तरह से भिन्न है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और एक तरह से ध्यान दीजिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कह सकते हैं कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। ये दो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह या फिर आंदोलन कह सकते हैं। 1857 का विद्रोह इस तरह से सफल रहा क्योंकि इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं था, इसकी कमी थी जिस वजह से हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की संस्थापना कह सकते हैं नवाब सलीमुल्लाह खान, यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, ऑप्शन डी। पुणे के आगा खां पैलेस में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में, डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस जो कि कह सकते हैं इनकी जो रचना है उसमें विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट वन कह सकते हैं तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध का संबंध हम यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सॉरी आंग्ल मैसूर नहीं, आंग्ल वर्मा युद्ध की बात की जा रही है, ये 1885 में हुआ था। 7 नवंबर 1885 से 27 नवंबर 1885 तक चला था। तो उस वक्त लॉर्ड डफरिन का समय था, यानी सी करेक्ट है। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे सही क्या होगा? 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़ेंगे और बताना है कि क्या सही है। पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म ने
वर्ण प्रणाली की निंदा की है। देखिए ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि वर्ण प्रणाली की निंदा जैन धर्म ने नहीं की है, जबकि बौद्ध धर्म ने की थी। जैन धर्म में अगर हम बात करें, महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पिछले जन्म में उसके द्वारा अर्जित किए गए पापों या फिर सद्गुणों के परिणाम स्वरूप उच्च या फिर नीच वर्ण में पैदा होता है। ये महावीर का वर्णन था, उनके अनुसार था। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है। तो ये पॉइंट्स हमारा गलत है। लेकिन सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म में साहित्य जो है आजमगढ़ में लिखा गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महावीर ने अपने अनुयायियों के लिए, ठीक है, अनुयायियों के लिए आदेश में महिलाओं को स्वीकार किया था, ये भी सही है। तो एक तो गलत है, यहाँ पे 2 और 3 को टिक करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल सही होगा, 2 और 3। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन है कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। बताइए, मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है किसने? तो मयूर ने कहा था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने में बहस किस वर्ष बंद कर दिया था? इबादत खाने में बहस को बंद कर दिया था कब? 1582। ठीक है, 1582 1582 में, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, तो ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू के साथ साथ चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। ठीक है, चित्तरंजन दास। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू रहिएगा तो यहाँ पे आपका एक तरह से अच्छे तरीके से कलेक्शन भी हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त से पहले मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ 10 सेट, जो कि आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड होंगे। इन सेट्स को आप ज़रूर लगाइएगा। फुल मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948, ऑप्शन बी 1948। हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने कह सकते हैं शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो इसे हम लोग 2 नामों से जानते हैं, एक तो विलग्राम का युद्ध और साथ ही साथ इसको हम कह सकते हैं कनौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल की। सी करेक्ट आंसर है, हाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सी करेक्ट होगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट्स, रामानुजन को किस कट्टर मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण कह सकते हैं चिन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो यहाँ पे कह सकते हैं त्रिचनापल्ली छोड़कर के मैसूर जाना पड़ा था। और वो कौन थे? चोल शासक कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? तो यहाँ पे कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के रूप में था, जिसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 1978 में। अगला पॉइंट्स, किस चार्टर अधिनियम द्वारा चीन के साथ व्यापार करने की पूर्वी भारत की कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, चीन के साथ व्यापार को पूरी तरह से समाप्त यहाँ पे कह सकते हैं पूर्वी भारत में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। अगला पॉइंट्स, कैवल्य किस धर्म से जुड़ा है? कैवल्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो कैवल्य का संबंध हम कह सकते हैं जैन धर्म से, क्योंकि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के रूप में भी जाना जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो ये 6 माह तक प्रभावी रहता है। डी करेक्ट आंसर है, 6 माह तक। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ध्यान से समझेंगे। 2003 में जोड़ी गई थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि संथाली। अब अच्छे तरीके से समझते हैं, देखिए भाषाओं में कैसे कैसे यहाँ पे परिवर्तन हुआ था। देखिए,
आपको पता है कि 22 भाषाओं की जो बात की गई है हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में, ठीक है, लेकिन मूल संविधान में टोटल 14 ही भाषाएं थी, बाद में बाकी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये पहला पॉइंट याद रखना है। पूछा जाता है कि सिंधी को कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में। उसके साथ अगर हम बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 3 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया। और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 में संविधान के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इस सूची में जोड़ा गया। यानी लास्ट में यहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा कि अंग्रेजी और भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। नेक्स्ट वन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए, जूरा पर्वत यूरोप में स्थित है, पहला पॉइंट्स बिल्कुल सही है। अटकामा दुनिया का सर्वाधिक शुष्क कह सकते हैं उष्ण रेगिस्तान है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह शहर तुर्की में स्थित है, ये पॉइंट्स गलत है। अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह मिस्र में कह सकते हैं, ये पॉइंट्स गलत होगा, ठीक है। तो 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर किस प्रकार की मृदा विकसित होती है। क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर किस प्रकार की मृदा विकसित होती है, तो ऑप्शन बी होगा लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक पर्वत किस देश में स्थित है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ब्लैक पर्वत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका, ठीक है। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट की बात की जाती है, यानी कि जो काला जंगल है वो हमारा जर्मनी में पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ब्लू पर्वत हो या फिर ब्लैक माउंटेन कह सकते हैं, या फिर ब्लू माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, ये सभी आपका अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि हपुंग दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। हपुंगन जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है, सी करेक्ट आंसर है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी ताप पर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तंसा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तंसा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कह सकते हैं तंसा वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन बताइए, निम्नलिखित में से कौन तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक होता है, जो उधार की राशि को छोड़ करके प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राजकोषीय घाटा, बी को टिक करेंगे, राजकोषीय घाटा। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, तो बंगाल के शोक के रूप में हम कहते हैं यहाँ पे दामोदर नदी, बिहार के शोक के रूप में कोसी को, और उड़ीसा के शोक के रूप में महानदी को जानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, तो कह सकते हैं ऑप्शन सी पर अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वर्तमान समय में इस संस्था के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि 13वें नहीं है, वे 14वें हैं। 13वें थे राजीव महर्षि, उन्हीं का स्थान इन्होंने ग्रहण किया, तो कह सकते हैं ये पॉइंट्स हमारा गलत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपतियों की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके संबंध में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 148 से 151, यानी ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। मसाई निम्न में से किसकी आदिम जनजाति है। मसाई निम्न में से किसकी आदिम जनजाति है, तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या होता है, कोई कमेंट्स करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा तंजानिया की राजधानी। नेक्स्ट वन देखिए, अस्माउनी, ठीक है, अस्माउनी निम्न में से किसकी एक प्रजाति है। अस्माउनी एक प्रजाति है किसकी, तो ये कपास की प्रजाति, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक करके शेयर भी कर देना है, और साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि आपको इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट डेली मिलती रहे और एग्जाम्स में आप अच्छा खासा नंबर गेन कर पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।